तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे और मज़े से स्टडी कर रहे होंगे। तो मैं राहुल मिश्रा स्वागत करता हूँ आपका बाबा स्टडी यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज से हमारा जनरल साइंस का महासंग्राम स्टार्ट होने जा रहा है, जिस महासंग्राम का हिस्सा बनकर आप अपने एग्जाम रूपी किले को ध्वस्त कर पाएंगे और उस पर विजय प्राप्त कर पाएंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, इस जनरल साइंस के सेक्शन से आपके आने वाले कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे आपका एनटीपीसी का CBT 2 हो या आपका आने वाला ग्रुप डी हो, SSC का कोई भी एग्जाम हो या वैसा कोई भी एग्जाम जहां पर आपके जनरल साइंस से क्वेश्चन आते हैं, उस एग्जाम के किले को ध्वस्त कर पाएंगे और अपने 100% अपने एक सीट को कंफर्म कर पाएंगे। यदि आप हमारा पूरा सेशन बहुत ध्यान से देखते हैं तो आपके आने वाले किसी भी वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जनरल साइंस को लेकर कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, आज हमारी यह फर्स्ट वीडियो है और इस जनरल साइंस के सेक्शन में आपके 3 सब्जेक्ट आते हैं। एक आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो इन तीनों को मैं किस तरह से कवर अप करूंगा उसकी मैं थोड़े पहले स्ट्रेटजी बता देता हूं। उसके बाद आज मैं स्टार्ट करने वाला हूं आप लोगों के साथ बायोलॉजी के टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट 1। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको थोड़ी सी स्ट्रेटजी बता देता हूँ। जिस तरह से आप सभी जानते हैं कि जनरल साइंस में आपके 3 पार्ट होते हैं। एक आपका होता है फिजिक्स, एक आपका होता है केमिस्ट्री और एक आपका होता है बायोलॉजी। तो फ्रेंड्स, मैं करने वाला हूं कि हर एक सब्जेक्ट के टॉप 20 क्वेश्चन आपको डेली कराऊंगा। इन द सेंस कि मैं बायोलॉजी की लेकर स्टार्ट कर रहा हूँ आज से, तो आने वाले 2 दिन, आज और कल, आपको मैं बायोलॉजी कराऊंगा। फिर उसके नेक्स्ट 2 दिन आपको फिजिक्स कराऊंगा। फिर उसके नेक्स्ट 2 दिन आपको मैं केमिस्ट्री के टॉप 20 क्वेश्चन कराऊंगा। यानी 6 दिन में आपके प्रत्येक टॉपिक से 2-2 वीडियो आपको मिलेंगे। यानी प्रत्येक टॉपिक से आपके 40-40 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एक वीक के अंदर। और वीक के एंड में, यानी कि संडे को, आने वाले संडे से ये इम्प्लीमेंट होगा। यानी कि संडे को आपको पूरा एक मिक्सअप क्वेश्चन का निचोड़ मिलेगा, जो कि बहुत सारे क्वेश्चन का मिक्सअप होगा। जिस तरह से आपके एग्जाम में आते हैं 25 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, उस तरह से आपके सारे क्वेश्चन का GK GS का निचोड़ होगा, जो कि आने वाले कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट हेल्पफुल रहने वाला है। तो आप पूरा सेशन बहुत ध्यान से देखिएगा और प्रतिदिन रात्रि में 10 बजे हमारे इस बाबा जी स्टडी को विजिट करिएगा। 10 बजे विजिट करिएगा और आपको हमारा सेशन देखने को मिलेगा प्रतिदिन रात्रि में 10 बजे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से पार्ट 1 से। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है कि जेनेरा प्लेटिनम नामक किताब किसने लिखी थी। तो जेनेरा प्लांटेरम नामक जो पुस्तक थी वो लिखी थी हमारे लिनियस साहब ने। जेनेरा प्लेटिनम नामक पुस्तक लिनियस साहब ने लिखी थी। जेनेरा प्लेटिनम पौधों के प्रजातियों का एक विस्तृत संकलन है, जो स्वीडिश प्राकृतिक वैज्ञानिक कार्ल लिनियस के द्वारा लिखी गई है। तो लिनियस साहब का पूरा नाम क्या है? तो कार्ल लिनियस इनका पूरा नाम है। और हाँ फ्रेंड्स, यदि आपको हमारा सेशन पसंद आता है, यदि आपको इससे फायदा होता है, तो हमारे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक शेयर जरूर करें। हमारा आज का दूसरा प्रश्न है कि बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है। तो बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कोलकाता में है। बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के मुख्य संस्थान है, जो पौधे की वार्षिकी तथा उनके संरचना का अध्ययन करती है। इसका मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, पादप और जंतु आपस में किस तरह से भिन्न होते हैं। पादप अर्थात पौधा, पेड़ पौधा, ठीक है, और जंतु अर्थात जीव। जितने भी प्राणी जीव हैं, जितने भी, चाहे वो जानवर हो, केवल जीव, जंतु अर्थात मानव ही नहीं, चाहे वो जानवर हो, पिल्लू हो, कीड़े मकोड़े हो, तितलियां हो, कोई भी जीव हो, तो वो पादप और जंतु आपस में एक दूसरे से कैसे भिन्न है, इसको बताना है आपको। तो पादप और जंतु आपस में स्थानीय वृद्धि से भिन्न है। यह कैसे, इसको समझिए। पादप और जंतु दोनों ही यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बने हुए प्राणी होते हैं, लेकिन ये स्थानीय वृद्धि, हरित लवक, कोशिका भित्ति के हिसाब से भिन्न होते हैं। पौधों की स्थानीय वृद्धि उसके स्थानीय पर्यावरण तथा pH मान पर निर्भर करती है, जबकि जंतु का भी इस तरह से डिपेंड करता है। जैसे कि आप देख लो, नेपाल के लोग छोटे होते हैं, अपने देश में देख लो कश्मीर के लोग थोड़े आपके पतले दुबले लंबे होते हैं और काफ़ी गोरे होते हैं। वहीं आप नीचे में आकर देख लो अपने देश की कर्नाटक का हाल, तमिलनाडु का हाल, तो वहाँ के लोग काले होते हैं। तो इस तरह से सारे कुछ डिपेंड करता है अपने कल्चर पर, जलवायु पर। तो इस कारण से स्थानीय वृद्धि को लेकर पादप और जंतु आपस में भिन्न होते हैं। प्रचलन सब में होता है, उपापचयी क्रिया सब में होती है, अपचयी क्रिया सब में होती है, लेकिन स्थानीय वृद्धि दोनों की अलग अलग होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, पौधे की आयु का पता कैसे लगाया जाता है। तो पौधे की आयु का पता वृद्धि वलय के द्वारा लगाया जाता है। पौधा
एक सजीव प्राणी है जो पोषण और वातावरण की अवस्था पर वृद्धि करता है। पौधे की आयु का पता वृद्धि वलय के द्वारा लगाया जाता है। पौधे की आयु पता लगाने के लिए डेंड्रोक्रोनोलॉजी नामक जो यंत्र है उसका भी यूज किया जाता है, और इस क्रिया को भी डेंड्रोक्रोनोलॉजी भी कहा जाता है, पौधे की आयु का पता लगाने की क्रिया। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका किसी उपस्थिति के कारण भिन्न होते हैं। तो पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका हरित लवक की उपस्थिति के कारण भिन्न होते हैं। पादप कोशिका जंतु कोशिका दोनों में कोशिका भित्ति होती है, दोनों में कोशिका झिल्ली होती है, दोनों पे केंद्रक होता है, लेकिन हरित लवक सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं और हरित लवक जंतु कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है। यही एक अंतर से दोनों भिन्न होते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, स्पंज क्या है। स्पंज जो होता है या स्पंज एक प्रकार का जीव है। स्पंज एक जलीय जीव है जो पॉरीफेरा फाइलम का सदस्य है। झिल्ली नुमा शरीर के साथ लचीला कंकाल तंत्र पाया जाता है। इसमें स्पंज में तंत्रिका तंत्र, पाचन तंत्र तथा संवहन तंत्र का अभाव रहता है। तो स्पंज क्या है? स्पंज आप खाने वाला स्पंज जिसे हम रसगुल्ला कहते हैं वो मत समझ लेना, यह एक प्रकार का जीव भी है और यह जलीय जीव होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 7 में। पुष्प रहित पौधे होते हैं। पुष्प रहित पौधे कौन से होते हैं? तो पुष्प रहित पौधे आपके होते हैं क्रिप्टोगेम्स नामक जो प्रजाति के पौधे होते हैं वो पौधे पुष्प रहित होते हैं, क्रिप्टोगेम्स प्रजाति के। तो आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, बायोफ्राइटस उभयचर कहलाते हैं क्योंकि वो बायोफ्राइटस उभयचर क्यों कहलाते हैं? क्योंकि जल तथा थल दोनों जगह पर पाए जाते हैं। तो आपको यहाँ पर एक टर्म आया था उभयचर, आप इसका पता खुद से लगा सकते थे। उभयचर किसको कहते हैं? उभयचर मेढक एक एग्जाम्पल होता है, लेकिन वो ऐसा जीव उभयचर कहलाता है जो जल तथा थल दोनों जगहों पर आसानी से रह सकता है, उसे हम उभयचर कहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, वर्गीकी विज्ञान की शाखा किससे संबंधित होती है? तो वर्गीकी विज्ञान की शाखा वर्गीकरण से संबंधित होती है। वर्गीकी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पौधों की पहचान, विभाजन तथा उसके उत्पत्ति के बारे में अध्ययन किया जाता है, जिसे हम वर्गीकी कहते हैं। इसका संबंध किससे रहता है? वर्गीकरण से रहता है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, किस कुल के पुष्पों का पुंकेसर अपने पराग कोष तथा अपने पंखुड़ियों के साथ परस्पर संलयनित हो जाता है? तो आपको बता दें, यूफोर्बियस कुल के पौधों का जो पुंकेसर है अपने पराग कोष तथा अपने पंखुड़ियों के साथ संलयनित हो जाता है। पुंकेसर पुष्प का नरभाग होता है। जब पराग कोष परस्पर जुड़ते हैं तो इसे सिंजेसिस कहते हैं। तो जो यूफोर्बियसिस कुल का लक्षण होता है, इसके कारण ये जो होते हैं पुष्पों का पुंकेसर अपने पराग कोष तथा अपने पंखुड़ियों के साथ संलयित हो जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 11 है, दालें किस कुल से प्राप्त होती है? आपको बता दें हम कि दालें जो होती है वह लेग्यूमिनेसी कुल से प्राप्त होती है। दालें किस कुल से प्राप्त होती है? लेग्यूमिनेसी कुल से प्राप्त होती है। दालें कृषि फसलों में सबसे प्रोटीन युक्त अनाज है। ये लेग्यूमिनेसी कुल के सदस्य होते हैं। ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक भी होते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में कौन सा शब्द अशोक, इमली और कोरल के वानस्पतिक नाम जैसा होता है? तो आपको बता दें कि इंडिका नामक जो शब्द है वह अशोक, इमली और कोरल के वानस्पतिक नाम जैसा होता है। आपको बता दें कि टर्मिनेलिया इमली का नाम है, जिसे टर्मिनेलिया इंडिका भी कहा जाता है। अशोक का पेड़ सकरा इंडिका कहा जाता है और भारतीय कोरल पेड़ इर्थीरिया इंडिका कहा जाता है। तो इंडिका नामक जो शब्द है यह अशोक, इमली और कोरल के वानस्पतिक नाम के शब्द के अंत में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 13 है, कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो कवकों के अध्ययन को हम माइकोलॉजी कहते हैं। कवकों के अध्ययन को क्या कहते हैं? माइकोलॉजी कहते हैं। कवक क्या होता है? तो कवक एक क्रिप्टोगेम्स पौधा है जो मृतोपजीवी होता है। कवक के अध्ययन को हम माइकोलॉजी कहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 14 है, एग्रोनॉमी किससे संबंधित है? यानी एग्रोनॉमी का संबंध किससे होता है? तो एग्रोनॉमी का संबंध फसलीय पौधों से है। एग्रोनॉमी लैटिन शब्द है जो एग्रोज मत अर्थात कृषि तथा नोमोज अर्थात नियम से बना है। इसमें सभी फसलीय पौधों का अध्ययन किया जाता है और कृषि के नियमों का पालन भी किया जाता है।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है, पीपड़ पौधे क्या होते हैं? पीपड़ का जो पौधा होता है वह क्या होता है? तो पीपड़ का पौधा आपका जो होता है वह बेल होता है। पीपल, देखो मैं पीपल नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ पीपड़। पीपड़ का पौधा क्या होता है? तो पीपड़ का पौधा एक बेल होता है। पीपड़ पौधे बहुवर्षीय बेल होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है, फर्न किस वर्ग में आते हैं? तो फर्न जो होते हैं वह टेरिडोफाइटा वर्ग में आते हैं। फर्न छोटे टेरिडोफाइटा पौधे होते हैं जो बीज रहित तथा पुष्प रहित होते हैं तथा ये संवहन बंडल का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से कौन सा टेरिडोफाइटा के लिए असत्य कथन है? टेरिडोफाइटा के लिए असत्य कथन आपको बताना है। तो टेरिडोफाइटा के लिए असत्य कथन यही हो जाएगा कि इसमें बीज उपस्थित होते हैं। टेरिडोफाइटा कुल के जितने भी पौधे रहते हैं उसमें बीज उपस्थित नहीं रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, निम्न में से कौन सा बायोफाइटा के लिए असत्य है? बायोफाइटा के लिए असत्य आपको बताना है। तो बायोफाइटा के लिए असत्य है, पुष्प की अनुपस्थिति होती है बायोफाइटा नामक पौधे में। बायोफाइटा कुल के जितने भी पौधे होते हैं उसमें पुष्प की अनुपस्थिति होती है और टेरिडोफाइटा नामक कुल के जितने भी पौधे होते हैं उसमें बीज की अनुपस्थिति रहती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा कि निम्न में से किसे जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है? तो जीव विज्ञान का जनक एरिस्टोटल अर्थात अरस्तु को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, जलीय पौधे का भोजन का स्रोत क्या होता है? तो जलीय पौधे के भोजन का स्रोत पादप पलवक होता है। पादप पलवक जलीय पौधे के भोजन का स्रोत होता है। जलीय जीव वे प्राणी होते हैं जो जल में अपना जीवन व्यतीत करते हैं, जैसे कि वे तालाब में रहते हैं, नदी में, झील में आदि सब में रह लेते हैं और इनके भोजन का जो स्रोत होता है वह पादप पलवक होता है। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारा आज का जो 20 क्वेश्चन का टारगेट है वो कंप्लीट हुआ बायोलॉजी का। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा और आपने बहुत चीज़ों को एंजॉय भी किया होगा। बहुत अच्छी बातों आपको सीखने को मिली होगी। मैं कहूँगा आपको इन सारी चीज़ों को लिखो और याद करो, 1 लाइनर क्वेश्चन बनाओ और याद करो। अब जितना याद करोगे उतना आपके लिए फ़ायदामंद होगा। आपने अभी तक बायोलॉजी नहीं पढ़ा बढ़िया से, कोई मैटर नहीं करता, बस आप क्वेश्चन को याद करते जाओ। आपके एग्जाम में क्वेश्चन फंसने की 100% पॉसिबिलिटी बनती है। तो फ्रेंड्स आज की सेशन को यहीं विराम देता हूँ। मिलता हूँ अपने कल नेक्स्ट बायोलॉजी के अगले पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।